चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आ, आज अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लास्ट लेक्चर है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद अपन ऑप्टिक्स शुरू करेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से। तो जल्दी से एक बार रिवीजन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में अभी तक। हमने शुरू किया था इस चैप्टर को पढ़ना इस बात से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब इसके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे प्रोपोगेट करती है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। ऑसिलेशन किस किस का हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। और ये ऑसिलेशन कैसा है कि ये प्रोपोगेशन के मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं, दोनों ही तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये बात हमने देखी थी। फिर हमने देखा कि कैसे यहाँ पे मैक्सवेल की इक्वेशंस काम आ रही थी, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। ये बात आई थी मैक्सवेल वाले लॉ से, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हुई थी। उससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। ये फेराडेज लॉ से अपने चेक ऑलरेडी देख चुके थे हम। इन दोनों को यूज करके हमने देखा कि भैया जो भी जिसको प्रोड्यूस कर रहा है वो सब आपस में परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और अगर उल्टा है तो ये भी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये बात हमने देखी और यहाँ से समझ में आया कि क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं और क्यों ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है। देन हमने बात करी मैक्सवेल की चारों इक्वेशन की, जिसमें से कुछ तुम पहले पढ़ चुके थे। गॉस लॉ वाली इक्वेशन, उसमें एक मॉडिफाइड एम्पियर्स इक्वेशन आई थी जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को भी इंक्लूड किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि कैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या ईएम वेव की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखना बड़ी आसान सी बात थी। y इज इक्वल टू, या अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर मान लीजिए इक्वेशन लिखते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखने वाली बात थी? बात ये थी कि ये जो x है इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो x एक्सिस में है या x डायरेक्शन में है। और वो पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स, ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा इस साइन से कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और अगर यहाँ पे साइन होता प्लस का, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है। तो ये बात हमने कर ली थी। फिर हमने इसमें कुछ कुछ बातें देखी थी कि इक्वेशन में के क्या था। के था 2 पाई बाय लैम्डा, जिसको वेव नंबर भी कहते थे। ओमेगा था 2 पाई बाय टी या 2 पाई एफ, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी ऐसी आने वाली थी और दोनों सेम फेज में होते हैं। मतलब यहाँ जो साइन के साथ एंगल आपने पूरा लिखा हुआ है, सेम एंगल आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिखेंगे, वहां भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ये छोटी छोटी बातें हमने कल कर ली थी। वेलोसिटी के लिए आपने एक फॉर्मूला लिख लिया था विच इज ओमेगा बाई के, ये आपने वेलोसिटी के लिए लिख लिया था। सिमिलरली सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, जो इनकी पीक वैल्यूज है उनका रेशियो आपको स्पीड दे देगा, लाइट की स्पीड सी नॉट बाई बी नॉट, ये हमने देखा था। लास्ट में चलते चलते हमने देखा कि सी इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट अपसिलॉन नॉट भी होता है, इसका ध्यान रखना था। और वेलोसिटी अगर किसी मीडियम की बात कर रहे थे तो ये हो जाता था √म्यू नॉट म्यू आर अपसिलॉन नॉट अपसिलॉन आर, जैसे लिखा जा सकता था C/√म्यू आर अपसिलॉन आर। ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है। मैंने बोला था कि इसी टर्म को जो यहाँ लिखी हुई है इसको बोला जाता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आप ऑप्टिक्स में यूज करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतना अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। इससे आगे थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, उनको कवर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आज का अपने टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है। तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव की इक्वेशन दे रखी है ई जेड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के अलोंग है, इसलिए लिखा है ई जेड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस। ई जेड इक्वल टू 100, ये 100 क्या हो गया? ई नॉट पीक वैल्यू कॉस ऑफ, अब यहाँ साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है, उसकी चिंता अपने को नहीं करनी है, क्योंकि कॉस और साइन को चेंज कर सकते हैं +π/2 -π/2 से, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 × 10⁸ 8t +4x
वोल्ट पर मीटर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है प्रोपोगेट्स इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम। कैसा मीडियम है? नॉन मैग्नेटिक मीडियम। नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब म्यू आर जो है वो है 1। ठीक है, वैक्यूम की बात कर लीजिए या फ्री स्पेस की बात कर लीजिए, वहां पे कोई मैग्नेटिक मीडियम नहीं है। ठीक है, तो म्यू आर आपको दे रखा है 1। तो पूछा गया इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए कितना होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, एप्सिलॉन आर कितना होगा, जिसको आप लिखते थे के। जब आपने बात करी थी कैपेसिटर्स की, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखा था के, विच इज सेम एज एप्सिलॉन आर। तो आपसे पूछा गया बताइए इस मीडियम का एप्सिलॉन आर कितना है। तो क्वेश्चन क्लियर है, ये इक्वेशन दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, म्यू आर 1 दे दिया, पूछा एप्सिलॉन आर बताओ। अब इसको रिलेट करना पड़ेगा अपने को। कैसे रिलेट करेंगे, देखो ध्यान से। जब भी इक्वेशन अपने सामने आएगी तो अपने को सबसे पहला काम क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, E इज इक्वल टू ई नॉट, साइन या कॉस कुछ भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए मैंने यहाँ भी प्लस लिया है, तो माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ समझ में आया कि ये जो टर्म है ये ओमेगा हो गई और ये 4 जो है ये के बराबर हो गया। ओके, तो अपने को दो चीजें यहाँ से मिल गई, के इज इक्वल टू 4, ओमेगा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁸। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन आर निकालना है और म्यू आर मुझे पता है, तो मैं एक बात जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि वेलोसिटी इज इक्वल टू सी बाय रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात करी थी। सी कांस्टेंट है पता है, म्यू आर दे रखा है, एप्सिलॉन आर कैलकुलेट करना है। अगर मुझे किसी तरीके से वेलोसिटी पता चल जाए इस वेव की तो मेरा काम हो जाएगा। और वेलोसिटी मुझे पता है, कहाँ से पता है, यहाँ से पता है, वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के। तो अपना काम हो गया, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी बाय रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। सिर्फ एक अननोन यहाँ पे है, बाकी सारी चीजें हम जानते हैं। तो अच्छा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके आपने वेलोसिटी फाइंड की। इस वेलोसिटी को यूज करके आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर वाला फॉर्मूला यूज करके फाइनली एप्सिलॉन आर कैलकुलेट किया। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ओमेगा आपके पास है 6 इंटू 10⁸, के है 4, 3 इंटू 10⁸ बाय रूट ओवर म्यू आर 1 दे रखा है, एप्सिलॉन आर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखें तो 2 और 3, 10⁸ हट गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 2 और यहाँ रहा रूट एप्सिलॉन आर। तो रूट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2 या एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। इन इक्वेशंस को यूज करके अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और बातों की। जैसे एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। हालांकि ये फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं। इफ यू रिमेंबर, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जब बात करी थी तो हमने लिखा था यू ई इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की बात की थी तो हमने लिखा था बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो अभी हम उसको फिर से देख लेंगे एक बार कि कैसे ये प्रूव किए जा सकते हैं। दूसरे पर बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी को रिलेट करके कि इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कैसे देखी जा सकती है। और तीसरी बात अपन करेंगे कि मोमेंटम क्या होगा और इसकी वजह से रेडिएशन प्रेशर कितना होगा। ये सारी बातें अभी अपन करने वाले हैं। तो अपना आज का जो एजेंडा है वो ये चीजें कवर करना है, इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं एनर्जी डेंसिटी से। सबसे पहले एनर्जी क्यों होगी, पहली बात तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, उसी से ये पूरी वेव बनी हुई है। और हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अपने साथ एनर्जी लेके चलता है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपने साथ एनर्जी लेके चलता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अपने साथ कोई ना कोई एनर्जी लेके चल रही होगी। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी होगी। कितनी होगी वो अपन एनर्जी डेंसिटी से निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक खास बात जो है, इंपॉर्टेंट बात वो ये है, ये देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में
दो कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट, और दोनों की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों सेम एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, सेम एनर्जी कंट्रीब्यूशन। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कम। ऐसा नहीं होगा, दोनों के पास बराबर एनर्जी यहाँ पे रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तो अपन समझ ही चुके हैं कि एनर्जी कहाँ से आ रही होगी। ये एनर्जी उस एलसी ऑसिलेशन से आ रही होगी, जो आप एलसी ऑसिलेशन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने बनाई हैं, चार्ज को एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई हैं, ये एनर्जी यहीं से आ रही होगी। तो इस कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी थी प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, इसके पास इनिशियल चार्ज था। चार्ज के साथ एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, इफ यू रिमेम्बर कैपेसिटर के पास एनर्जी इतनी होती है। तो जैसे जैसे ये वेव आगे प्रोपोगेट करती रहेगी वैसे वैसे इसकी एनर्जी लगातार कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी अब किसके पास चली गई है, उस वेव के पास ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होता रहेगा, ये ऑसिलेशन जो है वो डैम्पिंग की तरफ जाते रहेंगे। डैम्पिंग मतलब समझते हैं ना, ऑसिलेशन के डैम्पिंग मतलब धीरे धीरे उसका खत्म हो जाना। जैसे आप एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग पे पेंडुलम लटकाओ और उसको थोड़ा सा पुश करो या थोड़ा सा उसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दो, तो धीरे 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 आके खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस है, वहां जो फ्रिक्शन है उसने धीरे 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 उस एनर्जी को लॉस कर दिया। लॉस कर दिया तो अब वो पुराने एम्पलीट्यूड पे फिर से नहीं पहुंच पा रहा, धीरे धीरे उसके ऑसिलेशंस बिल्कुल कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक ये काम यहाँ पे होगा। इस कैपेसिटर की एनर्जी अगर ये मेंटेन रहती तो ये लगातार ऑसिलेशन करता रहता है इनफाइनाइट टाइम तक, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से बन रही है और ये वेव अपने साथ एनर्जी लेके चल रही है, तो इसका ऑसिलेशन धीरे 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 खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनना भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे कि कितनी एनर्जी यहाँ पे रहती है इन दोनों के पास। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी को अपन कैपिटल यू से लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं तो मैं स्मॉल यू से लिख लेता हूँ उसको, यूई। इसका मतलब क्या है? कैपिटल यू बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये अपने को देखना है, स्मॉल यू मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखा था अपन ने? कैपेसिटर के बीच में देखा था, जहां अपन ने डिस्प्लेसमेंट करंट की भी बात की थी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे हैं, नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट पे हैं। ऐसा एक सेटअप अपने पास है और अपन जानते हैं कि इसमें एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर इसमें एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं अब एप्सिलॉन नॉट की टर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ सी को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और वी को क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, ई इंटू डी। ये बात आपको जानते ही हैं आप लोग, है ना। तो ई इंटू डी ये हो गया। इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखो एक डी यहाँ पे है और एक डी यहाँ पे है, स्क्वायर है, तो एक डी बच जाएगा। यहाँ ई स्क्वायर बच रहा है, आपके पास फाइनल क्या बच रहा है, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इंटू ई स्क्वायर, ये आपके पास बच रहा है। एंड व्हाट इज ए इंटू डी? एरिया इंटू ये डिस्टेंस, ये क्या बनेगा, ये वाला वॉल्यूम बच जाएगा। एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम, तो दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम। तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, स्मॉल यू ई इज इक्वल टू यू बाई वॉल्यूम, या फिर यू बाई ए इंटू डी। इस तरफ क्या बच गया आपके पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी जो अपने को चाहिए। तो ये आपके आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगातार चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, समय के साथ भी, पोजीशन के साथ भी ये चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो एनर्जी डेंसिटी भी समय के साथ चेंज होती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। कभी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगी, कभी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड के पास होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, लगातार चलता रहेगा काम यहाँ पे। ओके, अगर ऐसा देखा जाए तो मैं एवरेज वैल्यू यहाँ निकालना चाहता हूँ कि एवरेज वैल्यू, क्योंकि ई जो है वो वेरिएबल है,
तो अपन देखना चाहते हैं कि एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपने ये लिखा u इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, अच्छा ई की इक्वेशन थी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस के एक्स। ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। और अब यहाँ पे आप करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आप पढ़ के आए हैं एसी में, याद करो। जब आपने एसी की एवरेज वैल्यू नहीं निकाली थी तो वहां भी साइन वाली टर्म आती थी। कितनी होती थी साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, याद है किसी को? साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2। 1/2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 1/2 के बराबर आएगी। तो जब आप 1/2 इसकी एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज की जब बात करेंगे तो आएगा हाफ इंटू हाफ, एक और आ गया क्योंकि वो एवरेज वैल्यू आ रही है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। तो आपके पास आएगा एवरेज वैल्यू इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात अपने को यहाँ से समझ में आती है। क्लियर है? तो ये सीधे सीधे फॉर्मुलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो अपने को इनको ध्यान रखना है। आपको क्या बोलेंगे? आपको एक इक्वेशन दे देंगे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसमें आपको ई नॉट पकड़ना है, ई नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आप आराम से एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या है? दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी है ये। ठीक है, टोटल एनर्जी नहीं है। टोटल एनर्जी के लिए वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू लिख रहे हैं अपन। ओके, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, तो चलिए बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल यू बी लिख लेता हूं मैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब वही है, बाय वॉल्यूम। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने देखा था एक सोलेनोइड में। कितना देखा था एनर्जी? एक सोलेनोइड में एनर्जी कितनी होती थी, याद है किसी को? कैपेसिटर में होती थी हाफ सी वी स्क्वायर। सोलेनोइड में कितनी होती थी, या इंडक्टर में कितनी होती थी? वो तो मैग्नेटिक फील्ड था भाई। एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर। ये एनर्जी होती थी। तो अगर एक सोलेनोइड है तो उसके लिए एल कितना लिखते थे, याद है किसी को? उसके नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से उसका एक एल आता था। इंडक्टेंस कितना होता था उसका? एक थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला था। एनीवन? उसकी रेडियस पे, उसके लेंथ पे डिपेंड करता था। नहीं? चल, उसका फॉर्मूला आता था म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब याद आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला अपने लिखा था इंडक्टेंस के लिए। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आर है इसकी रेडियस, और ये एल क्या है? इसकी टोटल लेंथ। ये आता था इंडक्टेंस का फॉर्मूला। कहाँ से निकाला था अपन ने इसको? कैसे प्रूव किया था? याद करो, अपन ने प्रूव किया था इसको फाई इज इक्वल टू एल आई से। और फाई कैसे निकाला था? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड वाज म्यू नॉट एन आई इनटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अपन ने इसको एल और आई से मल्ट किया था, तो अपने पास फाइनल इक्वेशन बन के आई थी ये वाली, एल वाली। ठीक है, तो यहाँ अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अब कितनी मिल रही है? तो हाफ एल की जगह डाल देता हूँ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी। और आई कितना होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड की बात अपने को करनी है। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा? बी बाय म्यू नॉट इंटू एन। तो अपन ये पुट कर देते हैं क्योंकि अपने को मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में आंसर चाहिए। तो आई की जगह डाल देता हूँ बी बाय म्यू नॉट इंटू एन, इसका स्क्वायर। तो फाइनल एनर्जी जो यहाँ से मिलती है, देखो क्या क्या कट कैंसिल हो रहा है। एक म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा यहाँ पे एक म्यू नॉट बी स्क्वायर बच रहा है, पाई आर स्क्वायर एल बच रहा है। तो आपके पास बच रहा है बी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल बाई म्यू नॉट। ये आपके पास इक्वेशन बच रहा है। बाहर हाफ है तो ये हाफ भी बच रहा है, ये टू भी यहाँ पे रह जाएगा।
ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर इंटू एल, दिस इज अगेन नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इज एरिया, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो आपके पास फाइनल क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज U बाय वॉल्यूम विच इज U बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो क्या आंसर आया, B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और सिमिलरली आप जानते ही हैं यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अगेन B है, B की इक्वेशन आती है B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगेन यहाँ पे आएगा B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब फिर से इसकी एवरेज वैल्यू आएगी हाफ। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आ जाएगा 1/4 B नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये आपकी आ जाएगी इसकी एवरेज वैल्यू। क्लियर है बात? दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या था आपके पास, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एवरेज वैल्यू और एनर्जी डेंसिटी दो अलग अलग बातें हैं। एनर्जी डेंसिटी अगर की बात कर रहे हैं तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी जो समय के साथ चेंज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ पोजीशन के साथ चेंज होता है, तो एनर्जी डेंसिटी भी चेंज होगी, लेकिन एवरेज वैल्यूज की फिक्स रहने वाली है। दिस इज कांस्टेंट। बी नॉट है, पीक वैल्यू की बात हो रही है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। तो अपन ये फॉर्मूलाज अब याद रहेंगे आपको। क्या क्या आ गया आपके पास, एक तो आ गया आपके पास एनर्जी डेंसिटी, ये एवरेज वैल्यू वाली 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एक आपके पास आ गया एवरेज वैल्यू 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये आपके दोनों फॉर्मूलाज बन चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछते हैं, मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बताओ यूई या एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी है, तो आपको यही आंसर देना है। आपको हमेशा एवरेज वाले ही आंसर देने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड, कोई एक एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी होगी और पूछा जाएगा कि बताओ एवरेज, सॉरी आपसे पूछा जाएगा सिर्फ इतना कि बताओ एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी है, तो आपका आंसर सीधा सीधा एवरेज वाला आपको दे देना है, कोई ज्यादा चिंता इसमें नहीं करनी है। अनटिल एंड अनलेस आपसे स्पेसिफिक टाइम और पोजीशन देके पूछा जाए, आप एवरेज वैल्यू का अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब जैसा अपन ने देखा था कि भाई दोनों में एनर्जी सेम रहती है, हमने बात करी कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड भी कंट्रीब्यूट करता है। इस बात को अपन यहाँ से प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू भी दोनों की सेम होनी चाहिए अगर ऐसा है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी एवरेज इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी एवरेज, अगर ऐसा है तो चलिए इसको पुट करते हैं। यहाँ से अपने पास आ रहा है हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये है। अच्छा, ई नॉट बाई बी नॉट ये इक्वल टू होता है सी, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ई नॉट को ऐसे कितना लिख सकता हूँ, सी टाइम्स बी नॉट लिख सकता हूँ। तो पुट करता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी टाइम्स बी नॉट का स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ओपन करूंगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, ये हो गया ये। ओके, और क्योंकि c होता है 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो c स्क्वायर हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। देखिए क्या बन गया फाइनली, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बचा आपके पास 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट विच इज नथिंग बट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यस, ये दोनों बराबर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये अपने को ध्यान रखना है कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपकी छोटी सी बात है जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, हाँ कि ना, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है? यस नो? Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर इंडिविजुअल एनर्जी डेंसिटी आपने निकाल ली तो टोटल एनर्जी डेंसिटी भी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
टोटल क्या हो जाएगी, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कर रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज टोटल, सीधी सी बात। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस मैग्नेटिक फील्ड की, ये हो गई। और क्यू के दोनों बराबर हैं तो आप इसको 2UE लिख सकते हो या 2UB लिख सकते हो, एक ही बात है। दोनों आपके लिए एक्सेप्टेबल आंसर है, दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको एवरेज वैल्यू पर ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या हो जाएगा ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई बी नॉट, दोनों इसके लिए एक्सेप्टेबल आंसर है। दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी विच इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी डेंसिटीज, ठीक है। तो ये आपकी आसान सी एक बात हो गई। तो यहाँ से अपन जान गए ये बात, सारे फॉर्मूलाज अपने को समझ में आ गए हैं। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ या मैग्नेटिक फील्ड की बताओ, तो इट इज टोटल का हाफ। ये सारी बातें अपने को अब क्लियर हो चुकी हैं, ये अपने को ध्यान रखने फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को साथ में हमेशा लेके चलना है। ठीक है भैया, तो अब अपन इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय B is equal to 200 microtesla sine of 4 into 10 to power minus 5 per second, यूनिट्स भी साथ में से इक्वेशन में दे रखी हैं, into T minus x by C। ये इक्वेशन दे रखी है आपकी पूरी पूरी। पूछा गया आपसे फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछा गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी है, स्मॉल यू लिखा है मैंने, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी उतनी ही तो मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं, अपना सेम आंसर यहाँ के लिए भी हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक। और कैसे कर सकते हैं इसको अब, तो इसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, या तो आप पहले ये देख लेंगे कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है आपके पास 4 × 10⁻⁷। करने के दो तरीके हैं, इसको क्या क्या किया जा सकता है। एक तो ये कि आप पहले ई नॉट निकाल लें, ई नॉट निकाल लो। ई नॉट कैसे निकालोगे, तो C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। बी नॉट अपने को ये दिख रहा है, दिस इज बी नॉट, तो यहाँ से आप ई नॉट निकालेंगे और एनर्जी डेंसिटी होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी होगी। तो फॉर्मूला पुट करो, अपना आंसर तो बताओ। जैसे ये भी हो सकता है एक तरीका। दूसरा तरीका कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वही उसकी भी होगी, तो सीधा सीधा यहीं से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। इससे भी आंसर बता सकते हैं। बी नॉट पता ही है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ होती है। यहाँ से आंसर आएगा या यहाँ से आंसर आएगा, दोनों बिल्कुल सेम आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यस, किए जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन, कर पाएंगे। Yes, sir. ओके, ठीक है। जेई मेंस में आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्या कहते रखे थे, पूछा था ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। फिर 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या ये बात सही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्या ये बात सही है। Yes, sir. बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो गया था बिल्कुल। बाकी अलग अलग ऑप्शंस थे कि भैया इलेक्ट्रिक एनर्जी डबल होगी, नहीं,
मैग्नेटिक एनर्जी डबल होगी नहीं, दोनों जीरो होगी नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत है। दोनों बराबर होते हैं। और कितने कितने होते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट, दोनों इक्वल अपने पास मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई आपकी एनर्जी डेंसिटीज की। अब आते हैं अपन इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? व्हाट इज इंटेंसिटी? आई से डिनोट करते हैं, क्या होता है इंटेंसिटी? कोई भी, एनीवन? नहीं? चलिए, तो इंटेंसिटी होती है कितनी एनर्जी कितने एरिया से कितने टाइम में पास होती है, दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने? कितनी एनर्जी कितने एरिया से कितने टाइम में पास हुई इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। ठीक है, तो मान लीजिए सन है, सन से अर्थ पे एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी अर्थ के कितने एरिया पे आ रही है और कितने टाइम में आ रही है, ये हो जाएगी कि कितने इंटेंसिटी अभी वहां पे है। क्लियर है बात? जैसे अगर आप बात करें कि आपके पास टॉर्च है जिसमें जैसे सेटिंग ऐसी है जिसमें आप एक बार स्विच ऑन करेंगे तो एक बल्ब जलेगा, स्विच को और आगे बढ़ाएंगे तो दो बल्ब जल जाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो तीन बल्ब जल जाएंगे। ठीक है, तो आपने जब एक बार किया तो एक बल्ब जला, उस बल्ब से मान लीजिए आपने सामने दीवार पे एक पर्टिकुलर एक सर्कल में आपने उसमें रोशनी डाल रखी है। ठीक है, तो वहां पे कुछ एनर्जी जा रही होगी, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी है। जैसे आपने अब दो बल्ब ऑन कर दिए तो वहां पे रोशनी बढ़ जाएगी। रोशनी बढ़ गई मतलब एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही थी वो बढ़ गई, उतने ही एरिया पे उतने ही टाइम में एनर्जी बढ़ गई, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। ऐसे आपने जब तीसरा भी ऑन कर दिया तो इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो इंटेंसिटी बात करती है कि कितनी एनर्जी कितने एरिया पे और कितने टाइम में आ रही है, इज इंटेंसिटी। तो इसको अपन लिख सकते हैं कितनी एनर्जी कितने एरिया पे कितने टाइम में गिरी इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर, याद आ रहा है? सो इसको और क्या लिखा जा सकता है? पावर पर यूनिट एरिया। कितने एरिया पे कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है उसे भी इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और पावर पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इंटेंसिटी यूनिट। ठीक है, तो अगर इस केस में बात करें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मान लो एक ऐसा सिलिंड्रिकल शेप है। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, इस तरीके से बाहर निकल रही है यहाँ से। ठीक है, मान लो इसको क्रॉस करने में इसको टी टाइम लगता है, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम टी है। ठीक है, इस सिलेंडर को क्रॉस करने में टी टाइम इसको लगता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी? लाइट की स्पीड के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सी इंटू टी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड चल रही है सी से चल रही है, टाइम लग रहा है टी, मतलब ये डिस्टेंस हो गई सी इंटू टी के बराबर। इतने टाइम इतने डिस्टेंस का ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अगर इस केस में अपन बात करें कि यहाँ पे कितनी इसकी इंटेंसिटी है, तो अपन कैसे इसको देख पाएंगे? तो अपने को पता है कि कितनी एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे है। वी नो द एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी थी? 1/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। याद रखना, मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ 1/4 कब आता था? जब आप बात करते थे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की, लेकिन टोटल क्या होता है? 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, इसलिए यहाँ क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो 1/4 आएगा, टोटल पूछा है तो 1/2 आएगा। ठीक है, सो ये है एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मान लीजिए इसका एरिया ए है, तो एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम। तो मैं लिखूंगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू एरिया इज ए इंटू लेंथ इज सी इंटू टी। और आपको निकालना है इंटेंसिटी विच इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बचा क्या आपके पास? ये ए और टी इसके नीचे आ जाएंगे, यू बाई ए इंटू टी। तो बचेगा ये और ये। तो ये आपकी इंटेंसिटी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। दिस इज द इंटेंसिटी जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? ये देखो, ये क्या है? दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। This is nothing but average energy density multiplied by C. This is called as intensity.
क्या मतलब हुआ इसका? इतनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यहाँ से पास हो रही है। तो अपने को ध्यान रखना है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सी इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। क्लियर है बात? तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एक और आ गया आपके पास, अब क्या आ गया, आई बाई सी, दिस इज यू एवरेज। और क्या क्या इसके फॉर्मूला थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट। तो अब रिलेशन कैसे आएंगे क्वेश्चंस में, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में अब दिया जाएगा आपको इंटेंसिटी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी है मान लीजिए 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर, बताओ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू कितनी है या उसमें मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू कितनी है। कर सकते हैं क्वेश्चन आराम से, आई बाई सी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, दोनों को रिलेट करेंगे, जो भी पूछा गया है यहाँ से निकाला जा सकता है। या आपको एक इक्वेशन दे दी, उस इक्वेशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी, वहां से ई नॉट निकल सकता है, पूछेंगे इंटेंसिटी, आराम से यहाँ से बताई जा सकती है। या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे दी, आई बाई सी से रिलेट करके इसको अपन निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, इसका भी ध्यान रखना। सो आई बाई सी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। इस बात का भी अपन ध्यान रखेंगे अब, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अब फ्लड लाइट, फ्लड लाइट समझते हो ना, जिसमें जो क्रिकेट स्टेडियम में बड़ी बड़ी लाइट्स लगती है या किसी सर्कल पे जो बड़ी सी लाइट्स लगती हैं वो, अ फ्लड लाइट इज कवर्ड विद अ फिल्टर दैट ट्रांसमिट्स रेड लाइट। ठीक है, एक फिल्टर लगा दिया उस पर जिससे रेड लाइट बाहर आती है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जिंग बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइनसोइडल प्लेन वेव। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको दे रखी है, ई जेड इक्वल टू सॉरी ई एक्स इक्वल टू तो ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ई एक्स इक्वल टू 20 साइन 1.20 इंटू 10⁻⁷ और दे दिया z, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन z डायरेक्शन में है, यहाँ अंदर जो आएगा वो वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेलोसिटी z डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में हो जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, माइनस 3.6 इंटू 10⁻15 t वोल्ट पर मीटर। पूछा है आपसे द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज, ये आपसे पूछा गया,